चलिए, तो बच्चों आज हम लोग कोशिका का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसके 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, यानी कोशिका के 6 कोशिकांगों को पढ़ लिया था। आज 7वां हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है अंतः प्रदत्त जालिका। तो 7वां पार्ट जो इसका है अंतः प्रदत्त जालिका। तो अंतः प्रदत्त जालिका, जिसको इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्टकट में ER कहते हैं, शॉर्टकट में इसको ER कहते हैं। अब अंतः प्रदत्त जालिका का मेन काम, जैसे इसका जालिका, तो ये कोशिका की एक बहुत बड़ी जाली यानी ढांचा तैयार करता है, उसकी आंतरिक कंकाल बनाता है। तो इसका सब प्रमुख जो कार्य है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रमुख कार्य है, तो वो कोशिका का आंतरिक कंकाल, तो कोशिका का आंतरिक कंकाल इंटरनल स्केलेटन ऑफ सेल, तो इंटरनल स्केलेटन ऑफ सेल बनाता है। ये पहला वर्क इसका यही है। दूसरा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक भाग से जो चिकना वाला रफ पार्ट होता है वहाँ से वसा का निर्माण होता है, और दूसरा जो खुदबुदरा इसका रफ पार्ट होता है वहाँ से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसके लिए एक सिंपल इसका फिगर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ से ये इधर वाला भाग इसका एक रफ पार्ट होता है, क्योंकि इसमें ये सब इसमें जो है राइबोसोम इस पे लगे रहते हैं। तो ये राइबोसोम लगे रहते हैं, जिसके कारण से ये रफ हो जाता है। तो इसका ये रफ पार्ट है, तो इसका रफ पार्ट है रफ ER, इसको रफ ER के नाम से आप जान सकते हैं। और ये इसका चिकना वाला भाग जो होता है स्मूथ ER होता है, स्मूथ ER। अब इसमें अलग अलग भाग से अलग अलग चीज़ का प्रोडक्शन होता है। जो स्मूथ ER है, यहाँ से इसमें जो है इसमें वसा का निर्माण होता है, क्योंकि देखिए वसा जो फैट होता है वो भी चिकना होता है। तो ऐसे याद रखेंगे कि यहाँ से फैट का निर्माण जो होता है वो स्मूथ ER से होता है, और जहाँ से जो रफ ER है यहाँ से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ से प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे रहते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन का ही निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से अब इसमें हम कह सकते हैं कि पहला काम तो कोशिका का आंतरिक कंकाल बनाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, इसका जो स्मूथ ER है इसका, यहाँ से आपका वसा का निर्माण होता है। तो वसा का निर्माण भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। और तीसरा इसका भाग जो है, जो रफ पार्ट है, तो यहाँ पे रफ ER जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम है तो यहाँ से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अंतः प्रदत्त जालिका के लिए आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद में राइबोसोम इसमें आया है, तो राइबोसोम को पढ़ते हैं। 8वें नंबर का जो कोशिकांग है वो राइबोसोम है, और राइबोसोम की जो खोज है वो पेलाडे ने की थी। तो 8वें नंबर का राइबोसोम, तो राइबोसोम की इंग्लिश भी यही है, राइबोसोम। इसकी इंग्लिश भी राइबोसोम ही है। अब राइबोसोम की जो खोज है, इसके खोज करता है पेलाडे। तो पेलाडे ने इसकी खोज की थी। और राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो इसका जो प्रमुख कार्य, तो राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन का निर्माण करना।
तो प्रोटीन का निर्माण करना। तो इसका मेन काम ही है प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहा जाता है, क्योंकि सारी प्रोटीन का निर्माण कोशिका के इसी भाग से होता है, इसी अंग से होता है। राइबोसोम, अब ये सेडिमेंट्री कोफिशिएंट के आधार पे जो प्रोटीन है वो आपकी दो प्रकार की हो जाती है। एक होती है, पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। सेडिमेंट्री कोफिशिएंट के आधार पर, तो सेडिमेंट्री कोफिशिएंट के आधार पे ये दो टाइप की होती है। एक होती है 70s स्ट्रेंथ, ये कोफिशिएंट है, और एक होती है 80s। तो 70s ये छोटी कोशिकाओं में पाई जाती है, इनको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वहाँ पे जो है 70s का निर्माण होता है, और जो 80s है ये बड़ी प्रोटीन होती है, ये यूकैरियोटिक में पाई जाती है, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इसकी जांच कैसे करते हैं? तो जो सेडिमेंट्री कोफिशिएंट है एक बर्तन में डाल दिया जाता है, जैसे ऐसे कोई पार्ट लिया और इसमें सेडिमेंट्री कोफिशिएंट को घोल के भर दिया, ऐसे घोल के भर दिया। अब इसमें हम लोग डालते हैं जब इसमें, तो जो जल्दी बैठता है, इसमें जो जल्दी बैठ जाता है वो भारी होता है, यानी बड़ी, और जो हल्के हल्के धीरे धीरे देर में बैठता है वो 70s। तो इस तरीके से हम इसकी प्रोटीन की पहचान कर लेते हैं। अब इसके बाद में राइबोसोम के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट भी है, लाइसोसोम। तो अब हम लोग लाइसोसोम की स्टडी करेंगे। लाइसोसोम क्या है? तो ये 8 नंबर का था, 9 नंबर पे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की इंग्लिश भी लाइसोसोम ही है, इसको हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम से जाना जाता है, लाइसोसोम को ही। तो ये लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम की जो खोज है वो आपकी डी डूबे ने की थी। इनका वैज्ञानिक का नाम है डी डूबे। तो डी डूबे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो लाइसोसोम की खोज डी डूबे। अब लाइसोसोम का जो मेन कार्य है वो कोशिकाओं का पाचन करना, लेकिन कैसे पाचन करता है तो उसको पहले सीख लीजिए। तो इसमें लाइसोसोम में जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? जल अपघटन एंजाइम। तो इसमें जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलेटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलेटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और हाइड्रोलेटिक एंजाइम का मुख्य काम है कोशिका का पाचन करना। तो इसका मेन कार्य है कोशिका का पाचन करना, या हम कह दें नष्ट करना। क्योंकि जो कोशिकाएं बॉडी के अंदर मरती रहती हैं, डैमेज होती रहती हैं, डेड होती रहती हैं, उनको वहाँ से हटाना इसी का मेन काम है लाइसोसोम का। और तो यही जो जल अपघटन एंजाइम है, हाइड्रोलेटिक एंजाइम, इसी की मदद से करता है। तो जल अपघटन एंजाइम से क्या करता है? ये कोशिका को नष्ट कर देता है और वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है, नहीं तो फिर वो वहीं सड़ेगी तो शरीर में तमाम प्रकार की बीमारी पैदा करेगी। अब इसमें लाइसोसोम जल अपघटन एंजाइम का काम करता है, और इसमें ये बहुत सारी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को
कोशिका की आत्मघाती थैली, इसको आत्मघाती थैली सुसाइड बैग कहते हैं, सुसाइड बैग। तो सुसाइड बैग के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि जहाँ पे ये अपना एंजाइम छोड़ देता है, सारी खुद भी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और औरों को भी सबको नष्ट कर देती है। तो कोशिका के जितने भी अंग हैं उनको सबको कंट्रोल इसी के माध्यम से, जो न्यूक्लियस है वो इसी के माध्यम से कंट्रोल करता है, क्योंकि जो अंगों सही से कोशिका का अंग पार्ट सही काम नहीं करता है उसको लाइसोसोम को द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है। तो लाइसोसोम जो है एक ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें, लगभग सभी कोशिकाओं में होता है, लेकिन एक कोशिकाएं ऐसी पाई जाती हैं आरबीसी की जिनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे नोट करेंगे आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, आरबीसी की कोशिकाओं में, आरबीसी की कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो जब उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो वहाँ पे जो आरबीसी मरती होंगी वो कैसे नष्ट होंगी, वो उनको वहाँ से कैसे हटाया जाएगा, क्योंकि अंदर की सफाई कैसे होगी। तो आरबीसी में जब लाइसोसोम है नहीं, इसलिए सारी जो डेड वाली कोशिकाएं होती हैं आरबीसी, वो सब जाकर के तिल्ली, जिसको स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन में जाके मरती हैं। तो समस्त मृत आरबीसी, जिसको हम लोग तिल्ली या स्प्लीन कहते हैं, तिल्ली या स्प्लीन, तो स्प्लीन यहाँ पे आके मरती हैं। इसीलिए आरबीसी, तिल्ली को या स्प्लीन को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। तो आरबीसी की कब्र क्या है? आरबीसी की कब्र, तो आरबीसी की कब्र यही तिल्ली होती है, तिल्ली या स्प्लीन, इसी को कहा जाता है, क्योंकि उनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए वो सारी आकर के उसी तिल्ली में, स्प्लीन में ख़त्म होती हैं। अब एक इस तरीके से इसका मेन काम जो लाइसोसोम का था वो पूरी बॉडी से अपनी गंदगी को हटाना था। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई डंडा किसी ने मार दिया या कोई कस के चोट लग गई, तो वहाँ का लाइसोसोम कोशिका के मरने से पहले ही मर जाता है। तो जब मरने से पहले ही मर जाता है तो वो पार्ट पूरा लाल लाल हो जाता है, एकदम रेड कलर का काला काला सा जम जाता है। तो लगता है कि यहाँ पे चोट लगी हुई है, ये पार्ट डैमेज हुआ है, और वहाँ की कोशिकाएं मरी वहीं पड़ी रहती हैं, क्योंकि कोशिकाओं को हटाने का काम, मृत कोशिकाओं को वहाँ से हटाने का काम जो है वो लाइसोसोम का ही होता है। और लाइसोसोम ऑलरेडी पहले से मरा पड़ा हुआ है, इसलिए वो कोशिकाएं वहीं पड़ी रहती हैं, तभी वो पोर्शन काला काला दिखाई पड़ता है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, लाइसोसोम के बाद में नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। अब इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं, कोशिका का केंद्रक। तो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस केंद्रक, केंद्रक की इंग्लिश होती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और कोशिका के जो केंद्रक है, ये इसकी खोज जो है, केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अब देखिए, ब्राउन से एक चीज़ याद रख सकते हो, क्योंकि कोशिका, पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य इसी का है, इसीलिए इसे कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। तो ब्राउन से आप याद रखेंगे कि केंद्रक को ही कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन मतलब मस्तिष्क, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। तो कोशिका का ब्रेन केंद्रक यानी न्यूक्लियस को ही कहा जाता है। अब न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो न्यूक्लियस में 80% तो प्रोटीन होती है, 80% प्रोटीन रहती है, और इसमें 10% जो है जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक अम्ल जिसको कहते हैं,
वो डीएनए और आरएनए रहता है। तो डीएनए और आरएनए इसमें 10%, उसके बाद 10% में अन्य चीज़ें, 10% में अन्य अदर्स रहता है। अब इसमें न्यूक्लियस पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य करता है, सभी अंगों को, कोशिकांगों को यही कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। अब केंद्रक के 4 प्रमुख भाग होते हैं। अब हम लोग केंद्रक के 4 प्रमुख भागों को पढ़ते हैं कि इसके कौन कौन से 4 प्रमुख भाग हैं। तो इसमें केंद्रक में इसके 4 प्रमुख भाग हैं, 4 प्रमुख भाग। तो इसके 4 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। सबसे ऊपर ये केंद्रक कला, सबसे जो ऊपरी परत होती है उसको कहते हैं केंद्रक कला। केंद्रक कला मतलब ये आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये इसकी ऊपरी परत है। उसके बाद में दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो आपका होता है न्यूक्लियस केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य। और तीसरा इसका जो पार्ट है वो आपका है न्यूक्लियोल्स, केंद्रिका, केंद्रिका, न्यूक्लियोल्स, न्यूक्लियोल्स, न्यूक्लियोल्स। और चौथा इसका जो महत्वपूर्ण भाग है वो आपका पाया जाता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन को क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स, थ्रेड्स यानी कि ये धागे टाइप की संरचना होती है। अब इसमें जो कोशिका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म मेनली इसका 2 टाइप का हो जाता है। एक वो है जो केंद्रक के अंदर रहता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक जो पूरी कोशिका में रहता है उसे जो है साइटोप्लाज्म। तो एक होता है केंद्रक, केंद्रक द्रव्य, और दूसरा पाया जाता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो ये 2 टाइप का है। केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसके जो बाहर वाला भाग होता है उसको साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को यदि मिला दो तो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो 2 द्रव्यों से मिलकर बनता है, एक केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा प्लाज्म, और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। अब यदि इस प्रोटोप्लाज्म में देखा जाए तो इसमें 80% तो पानी पाया जाता है, और बाकी यदि इसमें इसके केंद्रक द्रव्य या कोशिका द्रव्य में 1% की कमी हो तो 1% की कमी हो जाती है तो बहुत तेज प्यास लगती है, प्यास लगती है। और यदि इसमें 10% की कमी हो जाए तो व्यक्ति मर जाता है। तो इसकी 10% की कमी होते, यदि इसमें 10% की कमी हो गई तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसमें जो तीसरा पाया जाता है उसका नाम है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र। तो यहाँ से क्रोमोसोम यही गुणसूत्र हैं जो मानव कोशिकाओं में 23 जोड़े पाए जाते हैं, और इसी के अंदर पाया जाता है डीएनए, डीएनए, और दूसरा भाग होता है इसका आरएनए। तो डीएनए और
आरएनए भी यहीं पे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से केंद्रक जो न्यूक्लियस है इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और रॉबर्ट ब्राउन ने इसके 4 प्रमुख भाग हैं, केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, केंद्रक दब न्यूक्लियोप्लाज्म और केंद्रिका न्यूक्लियोस, और उसके बाद में क्रोमेटिन थ्रेड्स, ये क्रोमेटिन के धागे हैं, यही इनका जाल होता है जिसे गुणसूत्र कहते हैं, और इसी में डीएनए आरएनए और जीन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसका जो केंद्रक है जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है, इसे ही कोशिका का मेन ब्रेन कहा जाता है। तो इस तरीके से कोशिका के सभी कोशिकांगों को हमने यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब आगे अगला बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।